नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्ला बाता। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे बीच में आ चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन दे दूं मैं पहले। इनको और इनकी टीम को 8 बार तो स्टेट अवार्ड मिल चुका है, 1 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है और कंटिन्यूअस 3 साल से ये स्टेट अवार्ड के अंदर पहले नंबर पे आ रही है। तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि जब फाजिलका के बंदों को इतना अच्छा ऑनर किया जाता है, स्टेट में नेशनल में नाम होता है। तो इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग मिले हैं। वैसे तो पेशे से एक टीचर हैं और साथ में ब्लड डोनेशन के लिए बहुत जी जान से एफर्ट्स लगा रही है। इनकी पूरी टीम बहुत एफर्ट्स लगा रही है। इनकी टीम का नाम है श्री राम कृपा सेवा संघ। नाम आप सभी ने सुना होगा और जानते भी होंगे। तो वेलकम टू गल्ला बाता राजीव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदी, थैंक यू। आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। तो चाय पीते धीरे स्टार्ट करते हैं। साथ में पब्लिक ने बहुत क्वेश्चन भेजे, स्टार्टिंग करते हैं। रक्तदान, ब्लड डोनेशन क्या चीज है? सब रक्तदान को अगर परिभाषित करें, रक्त तो सभी के शरीर में है, लेकिन इसे देता कोई कोई है। अगर जो इंसान अपना रक्त देकर किसी का जीवन बचा देता है तो उस दान को रक्तदान कहा जाता है। मतलब अपनी रगों का रक्त किसी दूसरी की नाड़ियों में बहाकर अगर उसको जीवन दान दे दिया जाए तो उसको रक्तदान कहा जाता है। 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो कितने ml का बैग होता है वो और कितनी लाइफ बचती है? आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में जितना ब्लड होता है 12.5 ग्राम से लेकर 16 ग्राम तक, 12.5 से 16 ग्राम तक जो अपनी बॉडी नॉर्मल ब्लड होता है। अगर जिसका वेट 60 kg हो उससे 350 ml ब्लड लिया जाता है और जिसका वेट 60 से अबव हो, ऊपर हो, उससे 450 ml ब्लड लिया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। 350 ml का बैग भी होता है, 450 ml का भी बैग होता है। अकॉर्डिंग टू वेट उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड लिया जाता है। तो मैं बात करता हूँ स्टेट अवार्ड की, नेशनल अवार्ड की। तो आपको कैसा फील हुआ जब आपकी टीम को स्टेट अवार्ड 8 बार मिल चुका और नेशनल अवार्ड मिला पहली बार? तो कैसा फील हुआ आपको? देखो, पहली बात तो बताऊं कि फाजिलका कुछ बहुत समय पहले की बात बता दूंगा, ऐसे 7-8 साल पहले फाजिलका का नाम कहीं पे नहीं था। लोग ये कहते हैं कि फाजिलका कहाँ पड़ता है, हालांकि ये सरहदी इलाका है, फाजिलका बॉर्डर इलाका है। तो बड़ा फील होता था कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया तो लोगों को पता ही नहीं है। तो तोशे के नाम से तो मशहूर है ही फाजिलका, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो पूरे हिंदुस्तान में एक अमिट छाप छोड़ जाए। तो वो बात जो जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, रक्तदान को लेकर, उस लक्ष्य को पाकर बड़ा खुश हुए हम। और फाजिलका पूरे हिंदुस्तान में एक आज मशहूर हो चुका है रक्तदान के क्षेत्र में। तो ये फाजिलका के लोगों की उपलब्धि है, फाजिलका वासियों की उपलब्धि है। ये श्री राम कृपा सेवा संघ एक सोसाइटी का नाम जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो ताकत है वो फाजिलका वासियों की है, फाजिलका के समूह जितने इलाका निवासी है। आप पेशे से टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, तो आपने किस लाइन के अंदर आने का कैसे सोचा? सन 99 की बात करूं, अगर पुराने टाइम की बात करूं, 98 की बात है, तो मेरे मदर को ब्लड की जरूरत पड़ी। इनको 4 यूनिट की जरूरत थी। तभी अपना फाजिलका ब्लड बैंक खुला ही था, एस्टेब्लिश हुआ था अभी 1997 में। तो तब क्या होता था कि वन हैंड से ब्लड दो और अदर हैंड से ब्लड ले लो, रिप्लेसमेंट। तो इतनी डिमांड नहीं थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी। तो चलो, हमारा मेरे फादर साहब का काफी लिंक था। उन्होंने अपने लिंक में लोगों को बुलाया। मेरे फादर साहब डायबिटिक पेशेंट थी, मेरी एज अंडर 18 थी और दूसरी बात 18 साल से कम एज थी और मेरा वेट भी कम था, तो मैं नहीं दे पाया। लेकिन इतना लिंक होने के बावजूद 4 यूनिट इकट्ठे करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सोचा कि अगर हमें इस चीज की जरूरत पड़ी, हमारा तो लोगों के साथ लिंक था तो मिल भी गया। उसके बाद गंगानगर में जाकर ऑपरेट कराया, वहां भी 2 यूनिट मेरे मामा जी के बेटे ब्लड डोनेट करते थे, उनके बिहाफ से उनको 2 यूनिट वहां भी प्रोवाइड हो गया। लेकिन जिनके आगे पीछे नहीं है तो वो ब्लड कहाँ से लाए? तो मन में एक सोच आई कि क्यों ना ऐसा सेवा की जाए जो समाज से अलग हो। तो एक सरदार बलबीर सिंह जी जो इस टाइम गुरुद्वारा सिंह सभा में लेबोरेटरी का कार्य करते हैं, संचालक है, ऑनर है, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। बस वो 99 में अपना ब्लड डोनेट किया, फर्स्ट ब्लड अपना डोनेट किया थैलेसीमिया बच्चों के लिए। उसके बाद पीछे मुझे नहीं देखा, बस 10 लोगों से ये संस्था शुरू हुई और आज आपके सामने फाजिलका श्री राम कृपा से बस वही है कि जिससे भी नाम सुनता हूँ कि या किसी से भी बात होती है या ब्लड चाहिए तो सबसे पहला नाम आता है राजीव जी को कांटेक्ट कर लो, ब्लड अपने आप खरीद रहेगा।
तो आज आपके साथ कितने लोगों की टीम जुड़ी हुई है, कितने लोग जुड़े हुए हैं जो कॉन्टिन्यूस हर 3 महीने में 4 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं? देखो इसकी गिनती तो नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता ये हमारे रक्तदाता कहाँ से आते हैं। चलो अगर बात कर रहे हैं नंद जी, आपसे बात कर रहे हैं कि आप भी ब्लड डोनेट हो, 30 से 35 हज़ार आप ब्लड डोनेट कर चुके हो। मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ कब से किस तरीके से जुड़े थे। शायद आपने मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ के आप मेरे पास आए, उसके बाद आपको क्या मेरे में, हमारी टीम में या हमारी सोसाइटी में अच्छा लगा कि आप कंटिन्यू 30 से 35 का आपने ब्लड डोनेट कर लिया। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के साथ जुड़कर 3 महीने बाद रक्तदान करते हैं। ये परमात्मा की कृपा हो सकती है। देखिए जब उसके पास उसका जोर चलता है ना, जब तो उसके पीछे सब कुछ फेल हो जाता है। तो हमारी जो संस्था का नाम है वो श्री राम कृपा सेवा संघ है। जो हमारी संस्था के एक्चुअल में संचालक है वो बालाजी महाराज जी। हम तो उनके नौकर हैं, हम तो उनके सेवादार हैं, है ना। तो वो उनकी फौज है। ये हमारी अगर बोले तो ये हमारी वानर सेना है जो लोगों का जीवन बचा रही है ना। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि बालाजी ने इस सेवा का मौका इस जन्म में दिया हुआ है, और आगे कितना इन्होंने सेवा लेनी है ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। सोच ये है कि जब तक जीवन है तब तक रक्तदान करेंगे और ये सेवा चलती रहेगी और लोगों को जोड़ते रहेंगे। वही बात है कि बालाजी मेरे भी इष्ट हैं, और पहली बार में मैंने ब्लड डोनेशन किया था हनुमान मंदिर के अंदर। तो मेरा एग्जाम था उस टाइम पे, तो मैं एग्जाम फटाफट फिनिश करके आया और घर पे बिना बताए मैं ब्लड डोनेट करने आया। 18 का हुआ ही था। तो पहली बार जब ब्लड डोनेट किया तो जो ब्लड बैंक के मैम हैं, तो उन्होंने जब मेरे वो पिन लगाई तो देखा कि ब्लड बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तब उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन उन्होंने आगे मेरे को समझाया, टेस्ट कंडक्ट किए, जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई देन उन्होंने मेरे को बुलाया कि आपको ये मेडिसिन ले लीजिए या ये डाइट फॉलो कीजिए कि आपका ब्लड पतला हो। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ब्लड गाढ़ा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सर देखिए, हम पूरे दिनचर्या में पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं। आजकल का जो मॉडर्न टाइम है उसमें लोगों का जो दिनचर्या बन चुकी है ना, वो फास्ट फूड ट्रेंडिंग हो चुका है। सुबह भी ब्रेकफास्ट बाहर से करना है, डिनर के टाइम में लोग ये फास्ट फूड के शॉप पे बैठे होते हैं, हम अक्सर देखते हैं। तो जब हम ये चीजें खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के ब्लड में ये चीजें जा रही हैं, जिससे ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो ब्लड गाढ़ा होगा, वो आपके लीवर, सबसे पहले वो लीवर पे अटैक करेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर अनबैलेंस होगा, है ना। उसके बाद वो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये ब्लड गाढ़ा होना जिसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल। जब बंदे का कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जरा बढ़ गया, तो उसको सबसे पहले फैटी चीजें, बाहर का खाना, और जिस पहले ब्लड का पतला करने की टेबलेट दी जाती है, बीपी कंट्रोल करने की टेबलेट दी जाती है। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो रक्तदान एक इससे बेस्ट उपाय कोई भी नहीं है। अब बोलेंगे यार ये बंदा रक्तदान करवाता है इसलिए बोल रहा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपके घर में पानी की टैंकी है, आप उसको भर के छोड़ दीजिए, आप उसको 1 महीना 2 महीने यूज मत कीजिए। जब आप 2 महीने बाद यूज करोगे, आपकी टैप में से प्रॉपर पानी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो उसमें काई जम चुकी है हरे रंग की, है ना। वो जितनी भी टैप वो ब्लॉकेज आ चुकी है। सेम लाइक अपनी बॉडी में, अगर अपनी बॉडी में हम खाए जा रहे हैं, वो निकलेगा कहाँ से? ब्लड कहाँ से निकलेगा? ब्लड तो डोनेट कर ही नहीं रहे। जब हम ब्लड डोनेट करेंगे, हमारी बॉडी में 15 ग्राम ब्लड है, हमने 1 ग्राम ब्लड डोनेट कर दिया तो 14 ग्राम रह गया। अब ये 14 ग्राम नहीं रह गया, 72 घंटे बाद वापस 15 ग्राम हो जाएगा। लेकिन जो गाढ़ापन था, वो जो नया ब्लड बना, वो आपका बॉडी में सही होगा, आपका वो ब्लड पतला होगा। बट 1 टाइम से आपका ब्लड कंट्रोल होने वाला नहीं है। इसको कंटिन्यूसली 4 मंथ, जो आपकी इच्छा है, 1 साल में कम से कम 2 बार तो जो करे, जो बंदा कभी भी नहीं कर रहा, 1 बार तो 1 साल में 2 बार करे। मैं खुद 4 बार रक्तदान करता हूँ 1 साल में। मेरी एज 43 हो जाएगी जल्दी में। तो फिटनेस रहती है, बंदा सही रहता है और किसी का जीवन बच जाता है। चलो जीवन बचना बात की बात है, खुद का जीवन बच जाता है, टेस्ट हो जाते हैं और ब्लड बॉडी में सही जाता है। अगर मैं अपनी एज की बात करूँ कि मेरे आज सब सारे टेस्ट होते हैं, बिल्कुल ओके है, कोई रेगुलर है। बिल्कुल भी। तो मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने ब्लड डोनेशन की बात की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्लड कौन कौन डोनेट कर सकता है? ब्लड हर वो शख्स डोनेट कर सकता है जो सबसे पहले वो हेल्दी है, 18 साल का है, अगर उसका HB 12.5 12.5 ग्राम से ज्यादा है, उसका वेट 50 किलो से ज्यादा है और वो हेल्दी, मेल फीमेल दोनों, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। 50 kg वेट होना बहुत जरूरी है, इससे कम वेट वाला ब्लड वेट नहीं होता। हाँ 49 का हो जाता है, उसका ब्लड 13-14 ग्राम है, चलो कहता है मैंने करना है, अलग बात है, उसको यही बोलते हैं थोड़ा सा वेट गेन करो। तो वो हर बंदा, हर शख्स डोनेट कर सकता है, जो मैंने बोला है 12.5 ग्राम ब्लड और 50 kg। तो मेल्स और फीमेल्स कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं या दोनों रिक्वायरमेंट सेम है? नहीं, दोनों रिक्वायरमेंट सेम नहीं है जी। फीमेल का 1 साल में 3 बार,
4 मंथ के गैप और मेल का 3 मंथ, ये दोनों का डिफरेंस है। कि मेल जो पर्सन है वो 1 साल में 4 बार रक्तदान करता है 3 मंथ के गैप में, और जो फीमेल है वो 4 मंथ के गैप में। तो ब्लड, अगर मान लो कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है, कोई कैंप लगा हुआ है या ब्लड बैंक में जाता है, तो उसको क्या चीज ध्यान में रखनी है ब्लड डोनेट करने जाने से पहले? सबसे पहले तो ये जरूरी है जी, अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो पहले आप अपने माइंड में ये चीज फिक्स करो। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस काउंट हुआ है तक, ये माइंड गेम है। अगर आप किसी को धक्के से ब्लड डोनेशन कराने जा रहे हो, उसका मन नहीं है, तो वो बंदा जब ब्लड डोनेट करेगा उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। घबराहट की वजह से उसका बीपी बढ़ेगा, हल्का फुल्का वो स्ट्रेस होगा कि यार मेरे ऊपर दबाव डाल के बनाया जा रहा है। तो मेरी सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी तभी बोलते हैं स्वैच्छिक रक्तदान, तभी ये बोला जाता है कि अपनी इच्छा से जो रक्तदान होता है ना, बंदा माइंड प्रिपेयर करके आता है। सबसे पहले माइंड प्रिपेयर होना जरूरी है, साइको पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंडली, आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमने कई बार देखा कि जो बंदा ब्लड डोनेट कर रहा होता है उसको बाद में खुद से घबराहट शुरू हो जाती है, फेंट हो जाता है। उसमें 90% जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि वो बंदा या तो बाहर का खा के आया या वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया। चाहे वेल एक्सपीरियंस है, उसने 10 बार भी डोनेट कर दिया, अगर वो खाली पेट है ना तो उनको दिक्कत आ रही है, और ये श्योरिटी है। कई बार जब हम काउंसलिंग करते हैं, पूछते नहीं है, तो वो पर्सन क्या होता है, उनको पता है यार मैं जाऊंगा, मेरे को टाइम लगेगा, एक बार दे दूं, तो वो झूठ बोल देता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कभी मत कीजिए। आप किसी का जीवन बचाने आ रहे हो, अपने शरीर को दुविधा में क्यों डालते हो, है ना? होना कुछ नहीं होता, आधे घंटे में वो सेट हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा भी आपका शरीर दुख सहन क्यों करेगा? आप किसी का जीवन बचाने के लिए आए हो, तो ये जरूरी है कि घर का खाना हो, शुद्ध खाना हो, फास्ट फूड ना हो, हैवी और कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंपल क्वांटिटी। अगर मॉर्निंग में आ रहे हो तो सिंपल क्वांटिटी जो खाइए हो, दही के साथ कोई भी जैसे आलू वगैरह, खिचड़ी वगैरह या दलिया खा सकते हैं, तो चावल वाली वाइबर जो होते हैं वो नहीं खानी चाहिए, इससे वो इजीली ब्लड। कई बार ऐसी प्रॉब्लम किया जाती है कि पर्सन की जान के ऊपर बनाती है कि वो ब्लड डोनेट करने आया है, आके फेंट हो गए, और जो ब्लड बैंक के जो है या जो क्लीन करवा रही है, तो उनको और ज्यादा परेशानी हो जाती है कि उसकी जान के ऊपर बना दी। कुछ ऐसा केस हुआ आपके साथ? सर एक केस हुआ था। एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज हमारे एक्सपीरियंस के अंदर हो जाए तो हम उसको मना कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें डोनेट नहीं करना। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आ जाए हो जाए तो अलग बात है, उसको सेकंड टाइम उसको कहते हैं कि अंडर गाइडेंस अच्छा डॉक्टर उसके पास करना। लेकिन वो सेकंड टाइम भी सेम प्रॉब्लम आई तो उसका मतलब उसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके साइको में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम कंटिन्यूअसली मना कर देते हैं कि आपने लगातार कभी भी रक्तदान नहीं करना ही नहीं है, मतलब आपने बिल्कुल बंद कर दो आप, ठीक है? इस बार तो हमने संभाल दिया, कल को आप कहीं और कराते हो कौन संभालेगा आपको, है ना? तो वो बंदा एकदम, जो ऐसे 3-4 पर्सन है जो एकदम चीखे मारना शुरू कर देते हैं, आपको देना चाह जाते हैं, वो 1-2 मिनट सेट ही नहीं हो पाते, 1-2 मिनट सेट ही नहीं हो पाते। तो एक बार तो लास्ट, अगर मैं 2021 13 जून 2021 की बात है, लाला सुनाम लाइन हॉस्पिटल में ब्लड कैंप लगा हुआ था, हॉस्पिटल सॉरी जो मूवी बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ एक पर्सन आए, शायद रोड पे चक बनवाला के थे, तो उन्होंने ऐसा पहले डोनेट किया तो उनको प्रॉब्लम आई, हमें नहीं बताया उन्होंने, हमारे पास तो फर्स्ट टाइम थे। तो जब वो डोनेट किया उन्होंने तो जैसे अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होने के बाद हमारा ऐसा पहले वाक्य था कि उस बंदे को 2 मिनट तक आंख की यूज नहीं हुई, उसे दांत होते आपने बंद कर लिए, चम्मच से उसके दांत, जिसको पंजाबी में बोलते दंदल पड़ जाते हैं ना। तो लेकिन हम डर गए, सामने डॉक्टर थे, पूरी टीमें भाग के आगे खड़ा हुआ, उसको चेक किया, छाती दबाई, ऐसा कुछ किया। तो जब उसको होश आया तो मतलब हमने परमात्मा का धन्यवाद किया कि ये बंदा ठीक है। जब उससे ये पूछा गया तो कहते यार मैंने तो दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम किया है, पहले भी मेरे साथ ऐसे लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट, हाँ लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, भैया आगे से मत ऐसा करना कभी भी, ठीक है ना? तो तेरे को कुछ हो जाता है पर वो कौन इसका दान होता है ना, तो यार ऐसा मत करो यार। अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम हो चुका है चीज तो फिर एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेगा। कहते यार किसी की जिंदगी बच जाएगी। मैं कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी जिंदगी को कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों का क्या होगा बताओ? सही बात है, ठीक है ना? तो ऐसा काम कभी मत करो कि अपनी जिंदगी में बनता है। और चलो भगवान का शुक्र है डॉक्टर्स का कि वो बिल्कुल सामने थे, हॉस्पिटल बिल्कुल सामने था, तो उन्होंने बचा लिया। जी अगर कुछ टाइम का डिफरेंस हो रहा था तो कुछ भी हो सकता है, सेकंड कुछ भी हो सकता है। जी ऐसे ही केस है कि मेरा एक फ्रेंड है, तो काफी मतलब आगे रहता है अच्छे कामों में, तो उसने भी ब्लड डोनेट किया। तो पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ, फिर सेकंड टाइम किया तब भी ऐसा हुआ, तो थर्ड टाइम के अंदर मना कर दिया गया कि आगे से आप ब्लड डोनेट मत कीजिए। तो इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ब्लड लेते हैं या हम ब्लड लगवाते हैं, किसी को जरूरत है, तो फीस चार्ज की जाती है,
जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा के काम के लिए हम डोनेट करते हैं। लेकिन जब हम ब्लड लेने जाते हैं, जब हमें जरूरत हो तो हमसे पैसे लिए जाते हैं, ऐसा क्यों? सर देखिए, ये क्वेश्चन जनता का क्वेश्चन है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं खुद भी बताने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर सभी लोग नहीं सुन पाते। एक तरीके से आपको बता देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए बता देता हूँ, फिर हम क्लियर कर लेंगे इस बात को। अगर आपके एरिया में, आपके गांव में जहाँ पे आप रहते हो, वहां पे एक सरकारी स्कूल बना जी, आपके एरिया में प्राइवेट स्कूल भी बना, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है बिल्कुल फ्री, उसको ड्रेस यूनिफॉर्म भी फ्री है, उसको खाना भी दिया जाता है, उसका जो स्कॉलरशिप है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, और बुक्स वगैरह सब टोटली फ्री। लेकिन अगर वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो पेरेंट्स को फीस भी पे करनी पड़ेगी, वो सब कुछ करना पड़ेगा ना। सेम ये थी, इधर हॉस्पिटल वाली साइड पे आ जाए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आते हो ब्लड बनवाने, अगर मान लो मेरे पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, वो सिविल अस्पताल में दाखिल हो जाता है, तो वहाँ पे उनका बेड का खर्चा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ओके, दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी फ्री होगी, ब्लड भी फ्री होगा, ब्लड का चार्जेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कहने का मतलब आप कुछ भी जेब में बंद डाल के जाइएगा, आप खाली जेब जाइए, खाली जेब वापस आ जाइएगा, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। लेकिन वही ब्लड अगर आपको किसी भी, मैं फाजिलका की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए, अपने फाजिलका में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ले लीजिए, डॉक्टर नवदीप जी हैं, डॉक्टर रैमन सिंह जी हैं, डॉक्टर मोल जी हैं, विजय जी हैं, रोडाली सेवा, कोई भी है, तो वहां पे अगर पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक वहां से उनसे 1000 पर यूनिट टेस्टिंग फीस चार्ज करता है। ये अपने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ब्लड की फीस नहीं है कि हम ब्लड दे देंगे तो पैसे नहीं लगेंगे, ये टेस्टिंग चार्ज है। ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है, गवर्नमेंट ने रूल लागू किया हुआ है कि जो भी पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाता है, अगर उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो 1000 टेस्टिंग फीस ली जाएगी। जो आपका ब्लड देते हैं उसके बाद ब्लड के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, मलेरिया, HIV, उसके बाद एलाइजा, ब्लड बैंक की कॉस्ट है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो वो सारी कॉस्ट जो है 1000 है, वो उस पेशेंट से वसूल की जाती है जो पेशेंट प्राइवेट में लाता है। लेकिन जो सरकारी में कराएगा तो उसके लिए पेमेंट दिया है, ये फीस इस वजह से 1000 पर यूनिट लगती है। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये ओनली गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हम ब्लड प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं उसकी फीस है। अगर सपोज मान लो मैं बठिंडा की बात करूं, मुक्तसर की बात करूं, लुधियाना की बात करूं, अगर वहां पे DMC में मान लो ब्लड की जरूरत है तो वहां 3500 का पर यूनिट ब्लड की है, ब्लड का रेट है। तो उनका अपना ब्रांड है, अपना ब्लड बैंक है, और वो बिना ब्लड लिए ब्लड नहीं देते, रिप्लेसमेंट देनी ही पड़ेगी, चाहे आपका बंदा मरता मर जाए, वो कहते पहले बंदा आएगा वो ब्लड देगा, उसके बाद ब्लड आपको मिलेगा। हम फाजिलका में जो कैंप करते हैं इस सुविधा के अनुसार करते हैं कि फाजिलका में जिसको ब्लड की जरूरत पड़े उसको ब्लड मिले। और फाजिलका में ऐसे ही होता है, आप कभी, मैं ऑन कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ, सामने बात कर रहा हूँ, अगर झूठ हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, कहीं भी आप पूछ लीजिएगा इस बात। फाजिलका में आप कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ी, अगर 365 दिन एक साल में होते हैं, 340 से 345 दिन आपको ब्लड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, 20-25 दिन आ सकती है। कोई ऐसा ब्लड ग्रुप हो जिसकी वहां पे शॉर्टेज हो जाए तो उसके लिए हमें कॉल आती है, डोनर प्रोवाइड करते हैं, ब्लड बैंक से ब्लड मिलना दोबारा शुरू हो जाता है। और वो साल में 20 से 25 दिन की बात कर रहा हूँ। और अगर इस लेटेस्ट ईयर की बात करूँ तो अभी तक ऐसी प्रॉब्लम आई ही नहीं। अक्टूबर बीत गया, नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, पूरे साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शायद इक्का दुक्का आई हुई तो मुझे नॉलेज में नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन फाजिलका में अगर आप ब्लड लेने गए हो तो आपको इन दोनों हाथों से ब्लड मिला है, आपसे मांगा नहीं गया कि आप पहले ब्लड दो फिर हम, ऐसा है। रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ, उससे पहले की तरफ से लोग दिखाइए, मेरा फेवरेट ब्रांड है बबल फिल्स, तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा ही। तो रिप्लेसमेंट की बात है राजीव जी, मैं चंडीगढ़ रहता था, 2017-18 की बात है। तो मैं लुधियाना आया हुआ था किसी काम से, मेरे को 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे ब्लड डोनेट किए हुए। मुझे ये था कि फाजिलका जाना पॉसिबल नहीं है, लुधियाना आए मैं तो यहीं डोनेट कर जाते हैं। तो वहाँ पे मैं सिविल हॉस्पिटल में चला गया लुधियाना से। वहाँ पे जाके जब मैंने ब्लड बैंक में बोला कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि मतलब आपका कोई रिलेटिव एडमिट है? तो मैंने बोला नहीं। तो कहते फिर मैंने कहा मैं वैसे रेगुलर डोनेट करता रहता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करनी। कहते हमने पहला पर्सन ऐसा देखा है जो अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करने के लिए आया है, नहीं तो हम यहाँ पे ब्लड देते हैं सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए। तो फाजिलका के अंदर
रिप्लेसमेंट मैंने जहाँ तक सुना है कि नहीं मांगी जाती है। और जैसे अगर आपने बात की कि कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं जो रेयर में मिलते हैं, लाइक बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, तो उसके लिए हम लेके रख भी नहीं सकते हैं। उससे क्या है कि कई बार नहीं जरूरत पड़ती तो वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए हमने ब्लड ले लिया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ गई है कोई, तो उस ब्लड का क्या किया जाएगा? आनंद जी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि उस ब्लड का क्या किया जाएगा। जी। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को ब्लड देती है, प्राइवेट सेक्टर को हम ब्लड नहीं देते। वहाँ का क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, हो सकता होगा कि ऐसा सिस्टम हो, पर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। वो क्यों, इसका ले देता हूँ। बाई चांस आपका कोई बंदा एक ब्लड डोनेट करके गया, उसकी पॉजिटिविटी आ गई काला किडनी, हेपेटाइटिस सी या HIV, हेपेटाइटिस बी, कुछ भी है, कुछ भी पॉजिटिविटी आई, पहले तो वो चेक हो गया ब्लड, उसके बाद उस पर्सन को कॉल की जाएगी, पर्सनली ब्लड बैंक कॉल करेगा, हमें नहीं बताएगा वो ब्लड बैंक, उनका पर्सनल है। हमें तो सिर्फ इतना सूचित होता है कि इस बंदे को इन्फेक्शन आ गया, आपने ब्लड डोनेशन नहीं करना। उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी जाती कि मतलब इनको क्या प्रॉब्लम है, ये पर्सनल सीक्रेट प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उस पर्सन को ब्लड बैंक बुला के उसका रिवेरिफिकेशन, एक बार सैंपल दोबारा लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद प्रमाणित हो गया कि वो वाकई इसमें हेपेटाइटिस बी या सी आया, कोई भी आया, उसको फाजिलका में अलग अलग फील्ड में अपने भाग बने हुए हैं, हेपेटाइटिस बी का अलग, सी का अलग, HIV, VDRL, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, उसको उधर भेज दिया जाता है। वहां पर जाकर उसका पूरी काउंसलिंग करके एक सैंपल फिर लिया जाता है। उस सैंपल का वायरल लोड कराया जाता है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट 5 से 10 हजार रुपए के लिए अबाउट टेस्ट की कॉस्ट बैठेगी, वो बॉम्बे जाता है टेस्ट। मतलब ये किस लेवल पर है। अगर काला पीलिया है तो फर्स्ट काला पीलिया लाइक कैंसर, लीवर का कैंसर, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। आने के बाद जब प्रमाणित हो गया कि ये प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद उनकी मेडिसिन गवर्नमेंट सेक्टर से शुरू हो जाएगी। ऐसा मुझे अनुमान है कि अगर एक पर्सन की काला पीलिया निकल जाता है तो कम से कम भी सरकार का 5 से 6 लाख तक का इलाज है जो उस पेशेंट का किया जाता है। 5 से 6 लाख तक, और वो श्योर है कि उसकी फैमिली में भी ये चीज आएगी और उसकी फैमिली को भी अवेयर किया जाता है। तो देखिए, एक बंदा ब्लड डोनेट करके गया, उसके ब्लड के टेस्ट फ्री हो गए, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम निकल आई, उसका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे पैसा नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट का लगेगा। ठीक है, शायद प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ब्लड बैंक अगर चेक कर भी लेता है, उसका प्रमाणित कर भी दिया, तो वो कौन सा इलाज कराएगा। अगर वो 1000-1200 का ब्लड दे रहा है तो 6 लाख का इलाज वो तो करा के देगा, कोई नहीं करा के देगा। वो ये बोलेगा भाई साहब आपकी इन्फेक्शन है तो आप कहीं पे अपना इलाज करा। तो एक तो उसने ब्लड डोनेट किया, उसका इलाज भी बाहर से हुआ, इधर उसका प्रमाणित हो गया। अब उसकी ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, उसके परिवार में भी ये चीज जाएगी। अगर बंदा मैरिड है, उसकी वाइफ में ट्रांसफर हो सकती है, बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है ना, तो उसके पूरे फैमिली का चेकअप किया जाता है, बुलाया जाता है। तो देखो, एक बंदे ने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद उसके पूरे परिवार का जीवन बच गया। अगर वो ब्लड डोनेट ना करता तो उसको तो पता ही नहीं लगता मेरी ये प्रॉब्लम है। तो एंड में जब वो जी थर्ड स्टेज पर पहुंच जाती, ना तो उसका ट्रीटमेंट था और ना लाइफ सेव हो सकती। तो क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है कि डिस्पोज ऑफ क्या है, क्या प्रोसीजर है? डिस्पोज ऑफ सर ये है कि जब वो बंदा पहुंच गया, प्रमाणित हो गया, तो नेचुरली ये ब्लड डिस्ट्रॉय हो, डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उसको एक कंसेंट जो भी फॉर्म होता है, प्रमाणित हो गया, उसके साइन भी लिए जाते हैं, वो साथ में लगता है। उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ वहीं ब्लड बैंक में किया जाता है, तो किसी को पेशेंट को जारी नहीं हो सकता, ना ही उस चीज को रख सकते, उसको फ्रिज में नहीं रख सकते, कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते, तो वेस्ट है वो। तो उसको एक तरीका, जो भी ब्लड बैंक का अपना सिस्टम है, वो उनकी सीक्रेट है, लेकिन वो डिस्पोज ऑफ किया था, पूरी डिटेल होती है, इनका पूरा एक रजिस्टर अलग से लगा हुआ है। ठीक है ना, तो कितने बंदों के प्रॉब्लम आई साल में, कितना ऐसे इन्फेक्शन हुई, कितने लोगों ने ट्रीटमेंट ले लिया हमसे, वो सारा उनका टोटल रिकॉर्ड। तो राजीव जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन्स टैटू करवाते हैं, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिसेंटली लगवाया है तो वो कम से कम 1 साल का गैप है टैटू बनवाने के। 1 साल बाद 1 साल का मिनिमम गैप है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब उसके ऊपर जो उनकी मशीन चलती है, चाहे वो जितनी मर्जी हाइजेनिक है। देखो, पुराने टाइम में अगर मैं बात करूं, अपनी बात करूं, जब मैं 3rd-4th में पढ़ता था, तो अक्सर हमारे चोट लग जाती थी, तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते थे, है ना। तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए पुराने टाइम में गिलास के इंजेक्शन आते थे, उसको बॉयल करते थे बार-बार, एक लगने के बाद, है ना। तो अब तो चलो सिस्टम ही चेंज हो गया, डिस्पोमैन की आती है, वो चेंज हो गई, नई नीडल लगी, इंजेक्शन लग गया। पुराने टाइम में ये चीजें नहीं थी, इतना टेक्निक्स नहीं थी, है ना।
तो उसी हिसाब से अगर उस बंदे ने बोला कि मैंने नई नीडल लगाई है, अरे भाई साहब आपने नीडल तो नहीं लगा दी, मशीन को बॉयल किया, या मशीन बॉयल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो जो पिन चल रही है वो हाइजेनिक है, मान लिया कि वो हाइजेनिक है, लेकिन जो मशीन के ऊपर बैक्टीरिया है, देखो वो तो आप मानते हो जब मशीन चल रही है आपकी शीट के ऊपर चल रही है, वो कहीं ना कहीं तो अंदर भाप देगी, आपका ब्लड भी निकलेगा। तो क्या गारंटी है कि वो बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर ना जाएंगे? अगर उस मशीन पे कोई ऐसा बंदा बैठ गया आके जिसका हेपेटाइटिस सी हो, जिसका HIV पॉजिटिव हो, जिसका हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हो, या उसको कैंसर की प्रॉब्लम हो, वो बंदा बना रहा है, उसको तो नहीं पता कि उसने कौन सा चेक करा है, तो उसका जो इन्फेक्शन है आपके अंदर चला गया, तो क्या गारंटी है कि आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो? तो वो इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि साथ के साथ ही आएगी, वो 1 साल के अंदर कभी भी आ सकती है, 1 साल के अंदर। तो 1 साल का गैप मस्ट है, और उसके बाद वो ब्लड नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं या प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, तो क्या वो भी रेगुलर ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो वो लेना ही नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल क्यों चीज ले रहे हैं जी। हमारे प्रोटीन डाइट्स बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना। चलो आजकल सारा कुछ फर्टिलाइजर हो चुके हैं, हम मानते हैं इस बात को कि वो प्रोटीन जो चीजें नहीं रही, लेकिन फिर भी हम वो जो डिब्बा बंद चीज है अगर हम उसको ले रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं बोला, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर डिब्बा बंद चीज हम ले रहे हैं, हमने एक जूस पीना है, टॉपिकाना का जूस है, कुछ भी पीना है, वो भी 100 रुपए का मिल रहा है, मान लो बाजार से गिलास भी 70-80 का मिल रहा है, तो आप बताइए कि वो 70-80 वाला ज्यादा बेटर है या टॉपिकाना वाला ज्यादा बेटर? वही है 70-80 वाले अगर हम मार्केट से ही परचेज करेंगे तो सामने वाले पर्सन को भी इनकम हो रही है, लोकल पर्सन को। हाँ ठीक है ना। तो वो जूस लेने का ज्यादा फायदा है, जो एक्चुअल प्रोटीन है वो लेने का ज्यादा फायदा है, डिब्बा बंद हो जाए। अब उसमें क्या डाला है, इंग्रेडिएंट्स तो लिखे होते हैं उसमें, पर वाकई में वो चीज है उसके अंदर या नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स है, तो जिससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ सकता है। अगर कई बार क्या होता है, मैंने कईयों को देखा कि वो प्रोटीन लेने के बाद उनकी बॉडी शेप में आ गई है ना, आ जाती है ना, तो देखो वो एक्चुअल है या उनकी प्रोटीन की वजह से है, तो कहीं ना कहीं तो वो ब्लड में काम कर रही है ना। तो अगर आपका ब्लड किसी में जाएगा, शायद आपकी बॉडी उसको लो कर लेगी, दूसरे को ना लो कर पाई, उसका जीवन बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसको दिक्कत आ गई तो फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, आपको भी सप्लीमेंट जो भी लेता है नहीं लेना चाहिए, आप नेचुरल रहो, ज्यादा बेटर। तो वो क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं, ब्लड डोनेट करने को कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, पर मेरी परिभाषा से नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रोटीन ले रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। मतलब उस देखो जो भी डाइट लेते हैं हमारी बॉडी के ब्लड में जाती है ना, वो तभी वो उनकी बॉडी में जा रही है, ब्लड के थ्रू जा रही है सारा कुछ, तो जब वो बॉडी में जाके मिक्स हो जाएगी तो ब्लड में जाके मिक्स होगी ना, तो ब्लड आप दूसरे को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको उसके अंदर प्रोटीन प्लस पड़ा हो। हम देखते हैं कि अक्सर 60 से 70 साल के लोगों में ना ESR की प्रॉब्लम आ जाती है, RA फैक्टर बढ़ जाता है, तो डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं कि प्रोटीन जो चीजें बंद कर दो। अब उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन आप कहते हैं प्रोटीन बदल जाता है, इतनी नॉलेज में कोई नहीं है, लेकिन चलो अब ये मान लें कि आपका प्रोटीन आपका ब्लड उनकी बॉडी में चला गया, उनका तो प्रोटीन भी प्लस हो गया, वो तो कहेगा यार मैं तो प्रोटीन छोड़ रखा था, ये प्लस कहाँ से हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें मेरे हिसाब से बंद कर देनी चाहिए, डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको प्रॉब्लम आएगी। मैंने ना अभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 महीने पहले 4 महीने पहले ब्लड डोनेट किया था, तो वहाँ पे एम्स की टीम आई थी, तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछे प्लस एक क्वेश्चन पूछा कि आपने जब ईयर पियर्सिंग करवाई तो कितने टाइम पहले करवाई, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है? देखिए बात वही है कि जब आप ईयर पे करा लिया, जो पंच किया गया वो पिन से किया गया, जी बिल्कुल, वो पिन हाइजेनिक थी, वो सेम कैटेगरी सिस्टम है, आपकी बॉडी में गई, ठीक है, आपको शायद बाद में टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा होगा, क्योंकि है तो लोहे की मिनरल जो भी है, तो उसके बाद क्या वो हाइजेनिक थी या नहीं, या उसको बॉयल किया गया या नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं, तो वही सेम जैसे टैटू का प्रोसेस है वही प्रोसेस इसका कि 1 साल इसका गैप मस्त है इसको कराने के बाद जी। एंड जो जिनको टाइफाइड हो रखा हो या जिनके सेल डाउन हो, जो मलेरिया नहीं, तो वो कितने टाइम तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते ठीक होने के बाद? ये अलग अलग धारणा है। देखो डेंगू होना, एक बंदे को डेंगू हो गया जी, एक बंदे को डेंगू घर पे वो कवर हो गया, उसको कुछ नहीं, 3-4 दिन फीवर ना, उसके सेल डाउन हुए, कुछ नहीं, यार डेंगू पॉजिटिव था। वो डेंगू किस लेवल का पॉजिटिव था, बहुत हाइपर था या लो में था, या जस्ट एक जैसे चीज छूना एक काटना दो फर्क है ना, तो उसको डेंगू ने छुआ या उसको डेंगू ने काटा, बस फॉर एग्जांपल बात की मैंने, डेंगू तो डेंगू ही है। अगर वो वाकई में पॉजिटिव है तो देखो 1 साल का गैप तो सबके लिए मस्त है, लेकिन जो बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, उसको सेल चढ़ गए, तो कम से कम मेरे हिसाब से 3 साल उसको डोनेशन नहीं देनी चाहिए।
जो उसको सेल चढ़े हैं हॉस्पिटलाइज हुआ है, क्योंकि ब्लड तो आपकी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी से वो आपकी बॉडी कवर कर जाएगी, लेकिन जो सेल वाला प्रोसेस है ना, अगर आपका कोई सेल चढ़े, आपको चढ़ाने पड़े सेल, तो इसमें आपको कवर होते होते, जैसे एक सर्जेरियन होता है, डिलीवरी होती है लेडीज की, सर्जेरियन केस में उसको 3 साल का टाइम दिया जाता है। 3 साल मिनिमम आपने ऐसा कुछ नहीं करना, या अगर एक फीमेल है उसने अपना नेक्स्ट इशू बारे सोचना है तो 3 इयर्स का जूरी होता है, ठीक है, तो वो उसमें भी 3 इयर्स का होना चाहिए अगर उसको सेल चढ़े हैं या कोई दिक्कत जा रही है। अगर वो नॉर्मल है, घर पे ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, सेल चढ़ाने की दिक्कत नहीं आई, मेडिसिन से कवर हो गया, तो 1 साल में कर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रवि जी यार, अपने यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया है, तो हम जो ब्लड बाकी अगर सिटीज को देते थे, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, इनको देते थे, तो अभी भी हम उनको देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो गया है, तो डिमांड हमारे यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारे कैंसर बेड कहा जाता है, डिमांड आएगी। तो अब जब हम अपनी डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे तो क्या हम उनको देंगे ब्लड? नहीं, देखिए बात 2 चीज़ों की है। आपने तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। पहले तो बात बता दूं, हम बठिंडा एम्स को, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज को, अबोहर सिविल को और फाजिलका जी, एक साल में एक बार कोटपुरा सिविल हॉस्पिटल होता है हमारे पास, इन 5 ब्लड बैंक को ब्लड देते हैं। दूसरी बात, फाजिलका में कैंसर हॉस्पिटल शुरू हुआ है, बड़ी अच्छी बात है कि जो पेशेंट बाहर जा रहे थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहीं पर अपना इलाज कराएंगे। पर मुझे भी एक चीज सताई जा रही है कि जिस बंदे को कीमो की जरूरत पड़ती है, या जिस बंदे को चलो ब्लड चढ़ा तो ब्लड तो फाजिलका में अवेलेबल है, कीमो लग रही है, कीमो में आपका सिस्टम क्या रहेगा कि अगर आपके प्लेटलेट्स डाउन है जी, ठीक है, आप कीमो कैसे लगवा सकते हैं? आपको आरडीपी की जरूरत पड़ सकती है, आपको एफएफपी की जरूरत, ब्लीडिंग केस में एफएफपी की जरूरत पड़ सकती है, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, आपको एसडीपी अगर आपके सेल बॉडी प्रोग्राम से बिलो है उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो तो हमारे पास सुविधा ही नहीं है। फाजिलका में अभी तक तो सुविधा ही नहीं है, मशीनें ही नहीं है, तो इसका मतलब उस पेशेंट को फाजिलका कैंसर हॉस्पिटल होते हुए बाहर रेफर किया जाएगा। फिर भी हम बाहर रेफर करेंगे, अगर बाहर रेफर करते हैं वहाँ पे उसको 4 यूनिट आरडी की जरूरत पड़ेगी, तो वो ब्लड अगर हम नहीं देंगे, चलो अब तो दे रहे हैं जी, साल बाद जब हमारा कैंसर बढ़ जाएगा, नेचुरली है, यहाँ कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी, हम बाहर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका फायदा ये भी मिलेगा कि हमारा पेशेंट बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे इसका लाभ होगा, जो सबसे अच्छी बात है। पहली बात तो परमात्मा सभी को स्वस्थ रखे, किसी को ऐसी प्रॉब्लम आई ना कि हमें अस्पताल जाना पड़े, है ना, तो फिर भी चलो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं तो प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, बीमारियां शिकार होती हैं, है ना, तो उसको जरूरत पड़ती है। तो अगर फाजिलका में सुविधा हो जाती है तो हमें भी ये इजी हो जाएगा कि हमें बाहर की जरूरत कम पड़ेगी, और जो फाजिलका में है तो हम बाहर देना बंद कर देंगे। बाहर हम लोगों की सुविधा के लिए दे रहे हैं, अपने लिए नहीं दे रहे हैं। एक पेशेंट फाजिलका का, अब हमसे एक फाजिलका का, उस दिन हमने क्या यहीं पे किया था, एक पवन नाम का पेशेंट है, उसका जल गया था, उसको 7 मिनट तक लग चुके हैं। आप उससे फोन करके मैं आपको नंबर भी कॉल पे तो शेयर कर देता हूँ, उससे पूछ सकते हो कि 7 मिनट फरीदकोट मेडिकल कॉलेज उसको ब्लड मिला, कैसे मिला, यहीं से उनको फोन करवाया ब्लड दीजिए। तो देखिए, अगर मेरा लिंक या ब्लड नहीं देंगे, पेशेंट तो फाजिलका गया ना, वो अपने साथ बंदे लेके तो नहीं गया, तो ऐसे कई हजारों पेशेंट मेरे को कितने आते हैं, यहाँ ब्लड चाहिए, यहाँ ब्लड चाहिए। अभी भी एक पेशेंट को जलंधर में भी नेगेटिव की ब्लड की जरूरत है, समय बात हुई है, हो गया अब तक हो गया, मेरे में भी ब्लड बैंक से बात हो चुकी है उनकी। तो मतलब ये होता है कि जब हम चीज देंगे नहीं किसी को, लिंक ही बना के नहीं रखेंगे, तो हमें ब्लड कैसे लगेगा। और हमारा पेशेंट फरीदकोट जाता है, अबोहर से हमारा सिविल अस्पताल जाता है पेशेंट भी, लेकिन अबोहर से हमारा पीआरबी थैलेसीमिया में बच्चों के ब्लड आता है, पहले फाजिलका में लगता था, अब वो मशीन बड़ी अबोहर में लगी हुई है, वहाँ से आता है बन के, हम देंगे तो हम दे पाएंगे। तो वैसे ही जैसे एम्स खुला है, उसके बाद हमारा पेशेंट एम्स में भी जाना शुरू हो गया। तो फाजिलका में अब तक मैं बात करूँ तो जब से हमारा नवंबर 2023 में मैं इनके साथ कॉन्टेक्ट की थी, नवंबर 2024 तक 1 साल में हमने अभी तक उनको लगभग 700-800 यूनिट दिया है, उनसे 250 से 300 यूनिट वापस ले, मतलब 4-4, 6-6 गौरव चाहिए। तो देखो, अगर 250 लिया है पेशेंट किसका था, फाजिलका, हमारे घर का नहीं, फाजिलका का था, तो फाजिलका के लोग वहाँ पे जाएं, उनको चीज मिले, जरूरत पड़े तो इतना पॉसिबल तो है ना, हम करवा सकें 110 हम। मेरा एक क्वेश्चन ये है रवि जी, मैंने ब्लड बैंक, जो ब्लड के बैंक हैं उसके अंदर वेरिएशन देखी है, वैराइटीज देखी है। कई बार ब्लड बैग होता है वो सिंगल होता है, और कई बार जो ब्लड बैग होते हैं वो 4-4 होते हैं, तो ये क्या कंसेप्ट है? आपने एक लाइन पढ़ी होगी, स्लोगन, डोनेट ब्लड सेव 4 लाइव्स, राइट, 4 जी। अब बोलोगे यार ब्लड तो एक है या 4 जिंदगियां कैसे?
अभी जस्ट स्काई सेंटर में 10 नवंबर को कैंप था। Right, तो आपने ये बोला कि सर ये एक बैग में 4 ब्लड हुए हैं, तो जो लगता है 4 में ब्लड आ जाएगा। तो देखिए ये एक बैग में आपका ब्लड निकलेगा, एक में आरटीपी बनेंगे, एक में टैक्सल पीसी बनेंगे, एक में एफएफपी बनेंगे। एफएफपी बर्निंग पेशेंट को मिलेगा, ठीक है। जिसके सेल डाउन है उसको पीसी जाएगा। जो डेंगू पेशेंट है या दूसरा अपने कैंसर पेशेंट है जिसकी कीमो होनी है उसको आरडीपी जो होता है वो आरडीपी बनेगा। चौथे में आपका पीआरबीसी, जिसको सिर्फ जिन्हें थैलेसीमिया बच्चों को आपको पीआरबीसी ब्लड चाहिए तो वो ब्लड मिल जाएगा। मतलब एक बैग से आपको उसमें वो ब्लड एक बैग से बनेगी तीनों चीजें, ठीक है। आरडीपी एक टाइप है सेल की, जो आरडीपी आरबीसी अलग हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीपी होते हैं, प्लाज्मा होता है ना, वो चीजें ज्यादा अलग अलग तीनों बैग में डिफरेंट हो जाएंगे मशीनें के जरिए। और जिनको ब्लड चाहिए ब्लड मिल जाएगा, जिनको बाकी अलग चीजें चाहिए उनको वो चीजें। हमने ब्लड डोनेट कर दिया, लेकिन वो ब्लड कुछ टाइम तक किसी के यूज में नहीं आया, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, तो वो कितना टाइम तक ब्लड बैंक के अंदर स्टोर रहता है? 30 से 35 दिन का स्टोरेज होता है उसका। जो आरडीपी होते हैं, एफएफपी होते हैं, पीसी होते हैं, उनकी अलग म्यार होती है, टाइम होता है। पीसी की शायद 3 से 5 दिन है, एफएफपी भी है शायद आइडिया भी। एक्चुअली मुझे इसका नॉलेज कम क्यों है क्योंकि फादर का में चीज होती नहीं है ना, तो उसकी भी म्याद 10 से 15 दिन की है, सबसे कम पीसी की है, 3 से 5 दिन की स्टोरेज हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि सेल है, एक होते हैं एसडीपी सेल, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। हम कई बार देखते हैं कि डेंगू पेशेंट है, उसको डॉक्टर साहब ने बाहर रेफर कर दिया, उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गए, 20,000 बिलो हो गई, तो उसको सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनर डिफरेंट डोनर होता है। अगर मैं यहाँ पे 50 लोग इकट्ठे कर लूँ, 50 के 50 सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई पता नहीं, बहुत सारे 50 में 5 सिलेक्ट हो, ठीक है। ये लग डोनर होते हैं कि बहुत कुछ क्राइटेरिया होता है कि इसमें ये बंदे होने चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बात करूँ, मेरे प्लेटलेट्स रहते हैं 120 130, तो मैं तो डोनेट ही नहीं कर सकता। कम से कम 2.25 से 2.5 लाख होना जरूरी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपका वेट 60 किलो पर होना चाहिए, आपने ब्लड डोनेशन जरूर किया हो, आपके घर में किसी को ब्लड की जरूरत ना पड़ी हो, आपके घर में किसी को प्लेटलेट्स ना चढ़े हो, वो बंदा डोनेट कर सकता है। आपने 24 आवर्स से स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करी हो, आप कोई भी ऐसा बाहर का फास्ट फूड ना खाया हो, आपके अंदर कोई भी किसी तरह की इन्फेक्शन, हल्की खांसी जुकाम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एलर्जी नहीं होनी चाहिए, आपकी वेन प्रॉपर की बात करो, मेरी वेन आपको दूर से नजर आ रही है ना, इतनी मोटी दोनों हाथों की वेन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग हो गई, अगर उसमें आप पास होते हो उसके बाद आप अगली तो आप ये देख लीजिए, मैंने 10-11 चीजें गिना दी, तो आज की डेट में स्मोकिंग हर 70% का ही रहता है, 70% कर रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है, जिस हिसाब से 100 हो गई है इस टाइम, हर बंदे को इन्फेक्शन लग चुकी पड़ी है, तो कैसे डोनेशन होगी, है ना, वो बंदा रिजेक्ट हो जाएगा। और पूरी दुनिया में 0.5% लोग हैं ब्लड डोनेट करने वाले, और सेल डोनेट करने वाले तो मात्रा अगर 0.5% ब्लड डोनेशन वाले हैं तो सेल डोनेशन वाले कितने होंगे आप कल्पना कर सकते हो ना। तो कहाँ से बंदे आएंगे, कैसे आएंगे, ये परमात्मा। मैं जो मेजर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और वो लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसके ऊपर काफी अच्छे से डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ। थैलेसीमिया क्या चीज है? थैलेसीमिया एक अनुवंशिक बीमारी है जो एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से लेकर आता है। आज की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है जी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि 200 करोड़ 25% जो लोग हैं ना वो थैलेसीमिया माइनर है। ओके, माइनर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर की एक कमी हो सकती है, माइनर में ये चीजें हो सकती है कि माइनर उसका HB है उसका कम हो सकता है, जैसे जेंट्स है उसका लेवल 10 से 11 के बीच में रहेगा, फीमेल है उसका 8 से 9 के बीच में स्टैंड करेगा। पर ये श्योरिटी नहीं है, ये एक आइडिया है, एक संकेत है। पर हम बोले कि हमारा तो ब्लड 12 का है, हम तो चेक ही नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ एक संकेतिक है। ये भी हो सकता है कि शायद जिसका ब्लड 14 ग्राम उसके अंदर भी इसके अंदर हो सकती है, उसकी डाइट अच्छी हो, उसकी वजह से सही रह रहा हो ना, उसका पर्यावरण उसका माहौल अच्छा हो तो उसका हो सकता है। लेकिन इसको आप संकेतिक मान के चलना। आप देखिए फॉर एग्जांपल आपको फीवर हो गया, अब ये फीवर मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, ये नॉर्मल है, अब टेस्ट प्रमाणित करोगे ना, अब तो टेस्ट से प्रमाणित करोगे। तो डॉक्टर साहब भी 3 दिन की मेडिसिन के बाद प्रमाणित करते हैं, आरडीआर तो टेस्ट करा ले, सीबीसी या विडाल करा ले, तो तेरा पता लग जाएगा टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू पॉजिटिव तो नहीं है, डेंगू किसी में लोग डेंगू कर ले। तो उस हिसाब से थैलेसीमिया माइनर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकता है। बट अगर एक बंदा थैलेसीमिया माइनर है
उसकी शादी भी थैलेसीमिया माइनर लड़की से हो जाती है बाय चांस, बाय लक, अगर परमात्मा ने उसके हाथ में लिखा है, संयोग तो ऐसे ही होगा ना। तो जब उसका संतान पैदा होगी तो उसमें भी 25% चांस है, WHO कहती है कि आपका बेबी जो है ना वो थैलेसीमिया मेजर आ जाएगा। ओके, मैथ की इक्वेशन है माइनस माइनस प्लस, जी। ठीक है। तो अगर माइनर की शादी माइनर से हो गई, माइनर माइनर बच्चा आपका मेजर हो जाएगा। अब बोलोगे यार 25% ही है, 75% तो हमारी हाथ में है ना। तो यार बात तो वो होगी भी एक गन में एक बुलेट डाल दी, उसको घुमा दिया, चल गई तो 25%, ना चली तो 75%। तो फिर अगर चल गई तो फिर खत्म है, मौत है ना। फिर आप मौत के फंदे को क्यों चुन रहे हो? तो एक टेस्ट है ना सारी जिंदगी में, एक बार करवाना है अपने बच्चों का, किसी का भी। आप एक टेस्ट कराओ, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट। या नहीं पता आपको, बोलो यार वो जो बच्चे को प्रॉब्लम आती है उसको ब्लड करना शुरू हो जाता है, वो टेस्ट कराना है, उसको थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। लाइव में एक टाइम होता है, सैंपल लेंगे, दिल्ली जाएगा, 24 से 36 साल में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप माइनर, सपोज आप माइनर निकल गए, तो अब आपका लाइफ पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए। आप शादी करने से पहले जो कुंडलियां मिलाते हैं, परिवारों का मिलन कराते हैं, उसके साथ साथ अगर ये चीज भी जुड़ी कर दी जाए कि भाई तू थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले, बिल्कुल ठीक है, तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। आज के दिन में तो, आज के टाइम में तो बच्चे लेने औखे मुश्किल हो पड़े हैं। अस्पतालों में देखते हैं कि 3 साल से का बेबी नहीं हुआ, 8 साल से नहीं हुआ, 5 साल से नहीं हुआ, कोई टेस्ट ट्यूब वाला सिस्टम IVI वाला कर रहे हैं ना, तो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और अगर उनका बच्चा हो जाए, उनको बाद में पता चले कि हमारे को ये बच्चे को ये प्रॉब्लम निकली, तो माँ बाप उस दिन बच जाएगा, है ना। तो एक छोटी सी अवेयरनेस आपके बच्चे को इस बड़ी बीमारी से बचा सकती है। तो आप अभी जाकर, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो, आपकी शादी हो भी चुकी है तो भी कोई बात नहीं जी। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आपने इश्यू के बारे में सोचा कि हमें बच्चा लेना है, तो आप हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक बंदा अपना थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले कि आई हैव थैलेसीमिया माइनर और नॉट। अगर आप थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाइए, कंटिन्यू जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते कीजिए, एक से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप थैलेसीमिया माइनर निकल आए तो फिर आपकी वाइफ का भी वो टेस्ट होना जरूरी हो जाएगा। तो अगर वो भी थैलेसीमिया माइनर निकल गई, फिर आपको डॉक्टर के चक्कर निकालने पड़ेंगे। आपको 3 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर आपको लुधियाना डॉक्टर श्रुति गुप्ता DMC में और चंडीगढ़ PGI में, ये 2 जगह पे जाकर आपको उनको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद वो प्रमाणित करेंगे कि जो आपका बेबी है वो सही है या मेजर है या माइनर है या कुछ भी है। अगर वो सही हुआ तो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसका एक ही ऑप्शन है, बच्चे को अबॉर्ट। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा, कहना नहीं, मेरे पास कहने का हक नहीं है कि मैं बात अपने मुंह से बोलूं कि बच्चे का जीवन लाइफ नहीं है बच्चे, तो जितना टाइम लाइफ है। अगर WHO की बात ही करूं, वो तो ये कहता है कि जितना टाइम बच्चा जिंदा रहता है ना, वो 1500 बोतल ब्लड की ले लेता है एक बच्चा। तो हमारे हिंदुस्तान में जहाँ ब्लड की कमी है, फाजिलका की बात नहीं मैं कर रहा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, फाजिलका वाले बहुत प्यार देते हैं। तो जहाँ पहले हिंदुस्तान में ब्लड की कमी है, तो उस पेरेंट्स को एक बच्चे के लिए 1500 बोतल का जुगाड़ करना पड़े तो कहाँ करें, बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से हमने ये दिया हुआ है कि इनिशिएटिव की थैलेसीमिया बच्चों को 2017 में, आप भी मरसद कैंप कर चुके हो, तो एक थैलेसीमिया बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। गिनती तो पहले बहुत थी, लेकिन अब कम होगी। कम होना का कारण आपको मैं पहले अपने बयान कर चुका हूँ, क्यों क्या कारण है कम होने का कारण, ठीक है। तो कोई बच्चा भी सुन रहा होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो प्लीज आप टेस्ट जरूर कराइए, अपने बच्चों का भी कराइए। अगर आपके बच्चे का भी है, बच्चों का टेस्ट जरूर कराइएगा शादी से पहले, फिर आप निश्चिंत होकर उसका जीवन जैसे भी चलता हो चले। अगर किसी पर्सन को थैलेसीमिया है तो उसको 1 महीने के अंदर कितनी ब्लड बोतल्स लग जाती है? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, उसकी डाइट अच्छी है, तो 1 महीने में वो 2 यूनिट से काम चला सकता है। छोटा बच्चा तो 1 यूनिट चलेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। जैसे हमारे छोटे थे तो हम 1 रोटी खाते थे, अब 2 से 3 से 4 होगी, वैसे ब्लड की डाइट बढ़ती जाएगी। अगर वो अपनी अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छा पर्यावरण में रह रहा है, अच्छे माहौल में रह रहा है, तो उसको 2 यूनिट सफिशिएंट है, ठीक है। पर ऐसे कई बच्चे हैं जिनको 4 से 6 भी लगते हैं। बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। ये अकेला मत सोचिए कि इन बच्चों को अकेला ब्लड नहीं लगता है, ये बच्चे HIV का शिकार हो जाते हैं। अब ये बोलेंगे HIV कैसे बन गया? अब देखिए, बार बार सिरिंज लगाएंगे हम, हमारे दिमाग में एक सोच है HIV क्यों होता है, बिल्कुल ठीक है ना, अदर करने से वो होता है ना, लेकिन नहीं, बार बार इंजेक्ट, बार बार सिरिंज लगाने से भी होता है। क्योंकि इनकी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी तो है नहीं, बिल्कुल। कभी आपका ब्लड चढ़ गया, कभी मेरा ब्लड चढ़ गया,
ब्लड तो सेफ है, लेकिन जो आपका ब्लड का वायरस है, बैक्टीरिया है, वो तो उसकी बॉडी में जा रहा है, उसकी बॉडी में जा रहा है, ऊपर से बार बार सुई लग रही है, उसकी वजह भी हो सकती है, बैक्टीरिया उसके ऊपर हमला कर रहा है। अब हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो दिन में सिर्फ खाना ही खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो भी ब्लड करके जाते हैं। ऐसे पर्सन भी हैं जो रोटी नहीं खाते, सादे जूस ही पीते हैं। और दोनों में फर्क है ना, दोनों का पर्यावरण कैसा है, दोनों का एनवायरनमेंट कैसा है, दोनों का खान पीना कैसा है। कोई नॉन वेज वाला भी डोनेट करता है ना, कोई वेजिटेरियन वाला भी करता है, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है अलग अलग बंदे, है ना। तो उसकी बॉडी तो इम्यूनिटी है नहीं कि उसको कवर कर लेगी, तो बच्चा और भी शुगर तक उसको हो जाती है, HIV बन जाता है, हेपेटाइटिस B बन जाता है, पीलिया बन जाता है, काला पीलिया तक बन जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार। अभी तक कोई ऐसा केस हुआ है अपने यहाँ पे? खास कमी है, कितने केसेस हैं मेरी नॉलेज में 3 केस जिनको मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है? थैलेसीमिया के रिगार्डिंग एक टेस्ट होता है, बोन मैरो टेस्ट। क्या चीज है बोन मैरो टेस्ट? बोन मैरो टेस्ट होता है कि अगर हम किसी बच्चे का वाकई में जीवन बचाना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कोई पूछेगा यार बच्चा थैलेसीमिया आ गया तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस बच्चे का इलाज संभव है संभव, लेकिन मतलब कहते हैं ना पंजाबी में खाला जिलावाड़ा, वो साहब किस्मत है, किस्मत है। अगर मैं रेशो की बात करूं तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 पर्सन। ओके। मैंने अपना टेस्ट दिया हुआ है जो बोलते हैं वो नर्वा टेस्ट, उनकी क्लास लेते हैं लाइक कोविड। हाँ, मतलब वो लेते हैं, बर्ड्स होती हैं उससे वो लेते हैं। वो लेने के बाद वो टेस्ट किया जाता है सभी बच्चों को, जितने भी पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक दात्री टीम है जो बॉम्बे की है, वो सैंपल लेके जाती है। तो वो जितने भी बच्चों के साथ रजिस्टर है वो सभी के साथ मैच करती है। अगर वो डोनर का मैच मिल जाता है, डोनर का मैच भी जैसे होता है 12.12, 9.12, 6.12, 0.12, 9.12 से अबव वाले का ऑपरेशन किया जाता है, इससे पहले वाले का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तो इसका जो इलाज है बहुत महंगा है, उस इलाज में 25 से 30 लाख का खर्च है, ठीक है। अगर एक गरीब परिवार में बच्चा पैदा हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि वो 25 लाख लेके कहाँ से पॉसिबल। उसमें 10 से 12 लाख गवर्नमेंट एड है, ठीक है, 50% वो मिल जाता है, 50% मिल जाता है। तो 50% भी वो कहाँ से लेके आएगा, रोटी खाएगा या वो करेगा, है ना। तो इतना है भी नहीं कि हम पूरे मोहल्ले से इकट्ठा करके या पूरे शहर से इकट्ठा करके ऐसा कुछ कर पाए। वो 12 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट है, छोटा सा शहर अपना। और दूसरी बात, मिलना चांसेस ये होते हैं कि उसको जो मैच मिलता है उसकी फैमिली में ज्यादा चांसेस होते हैं। इसको पंजाबी में बोले तो लाइक ए DNA टेस्ट। DNA किसका मैच होगा, जो एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा है ना। तो ऐसे फाजिलका में 4 बच्चों का सक्सेसफुल ऑपरेट हो चुका है। ओके। 5वां बच्चा पिया सर्वर से है, उसका टाइम मिल चुका है, उसका ऑपरेशन हुआ है। ये ऑपरेट होता कहाँ पे? ये दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर बुरानी जी हैं, वो करते हैं। लुधियाना CMC डॉक्टर जोसेफ जॉन है, हीमोरोलॉजिस्ट हैं, वो भी करते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सारे दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं, और 4 से 5 बच्चे अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, ब्लड डोनर बंद हो गया, और वो मैं की फैमिली बहन भाइयों से मिले। ये जो ऑपरेट होता है इसके अंदर क्या चीज की जाती है? ये बच्चे का स्टेम सेल लिए जाते हैं, स्टेम सेल लेने के बाद बच्चे की कीमो की जाती है, लाइकी कैंसर होता है, कीमो होती है। वैसे ही सेम प्रोसेस होता है, कैंसर में बाल उड़ जाते हैं, है ना, बाल उड़ जाते हैं, बच्चे की कीमो होती है, उसका फिर बोन में वो स्टेम सेल डाले जाते हैं ऑपरेशन करके। कम से कम 3 से 6 महीने उस बच्चे को वहां पे रहना है। ओके। उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। बाकी ये होता है कि उसको ऐसे कमरे में रखा जाता है या पूरा हाइजीन में, अंदर किसी को मिलने नहीं दिया जाता, प्रॉपर तरीके से वो जो भी कवर होता है वो पेशेंट को डॉक्टर के जो नर्सिंग स्टाफ है वो खिलाता है, वो खिलाता है, वो अपने कपड़े डलवाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। और पेरेंट्स हैं तो बाहर रूम रह के रहना होता है, एक टाइम 1 टाइम देखने को देते हैं, बच्चा ठीक है तो 3 महीने बाद वो बच्चा कवर। ओके। तो थैलेसीमिया एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस टाइम पे, 25% पब्लिक को है, पर्सन्स को है जी। तो ये जो थैलेसीमिया का टेस्ट है जो आप बोल रहे हो, ये किसी भी हम लैब से करवा सकते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट लैब या प्राइवेट लैब से? कुछ नहीं, कहीं से भी करवा सकते हैं। ये टेस्ट अनुमानित लागत 600 तक की आई है, 500 जैसे 600 में टेस्ट हो जाता है। तो लेने वाला कोई 1000 भी लेता है, 1200 भी लेता है। लेकिन मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि जो भी लेबोरेटरी वाले हैं, अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उनको चाहिए कि वो नॉमिनल में करके दे, क्योंकि अगर वाकई में उसकी प्रॉब्लम निकल आती है तो आप भी उसकी जिंदगी बचाने में बहुत बड़ा अहम रोल निभा। अगर आप उसमें से 50 या 100 रुपए कम भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50-100 से उसकी जिंदगी बन जाएगी, है ना। तो उसकी जिंदगी बचा लिया, वो गरीब बंदा आए उसको फ्री भी कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो उसका जिंदगी बन जाएगी। कई बार क्या होता है कि मतलब टेस्ट का रेट पूछते हैं कितने का है, 500-600 तो बंदा करवा लेता है, लेकिन जब 1500 तक बोल दिया तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट भी होती है कि यार इतना महंगा टेस्ट में कहाँ से करूँ। जी जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे डिटेल में बात करके इन चीज़ों पे।
आई होप कि पब्लिक को भी अच्छा लगा हो, डिटेल्स आपको पता लग गई हो कि ब्लड के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो और सबसे पहले थैंक यू राजीव जी, आपने हमें टाइम दिया अपने शेड्यूल में से, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें कोई सजेशन फीडबैक देना चाहेंगे? सर सजेशन फीडबैक पब्लिक के लिए है कि हमें कई बार कॉल्स आती हैं कि ब्लड चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका सोल्यूशन करा के दें, है ना। देखिए सबसे पहले तो बात ये ब्लड की है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस में से बात बता रहा हूँ। मैंने आपको काउंटिंग दिया कि 0.5% लोग, आप फाजिलका को मत देखिए कि फाजिलका में ब्लड डोनेट होता है, ये तो जी वैसे ही मोहब्बत करने वालों का शहर है। शहर है, ठीक है ना। तो फाजिलका में अगर ब्लड डोनेट होता है तो फाजिलका में ये लोग वो लोग हैं जो किसी का जीवन बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर कहीं भी जरूरत पड़ जाती है, कई बार हमें कॉल आती है, उसमें हम आपके साथ नहीं खड़े हो पाते, आपको अरेंज नहीं हो पाते, तो हमारी संस्था के बारे में या मेरे बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे को ये बात भी सुनने में आई है जी, नहीं होता है। एक ये बात मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ब्लड डोनेट करवाने के लिए पर यूनिट आपको 50 to 100 रुपीज मिलते हैं। ये 50 to 100 रुपीज मिलते हैं। अब मैं अगर स्काई में कोई बात हो तो हालांकि आपने यहाँ पे कैंप किया, मैं आपको सारी क्लियर कर देता हूँ। बाहर बोर्ड लगा हुआ है फ्लैक्स का, ये पेमेंट स्काई में से ली गई है संस्था ने, ये संस्था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो डोनर्स को मेडल डाला गया वो किसका था? संस्था का। यहाँ पे जो टीम आई उसका ब्रेकफास्ट था, उसका लंच था, उसका वो किसका अरेंजमेंट था? संस्था का। जो 50 रुपीज पर डोनर रिफ्रेशमेंट जिसमें फ्रूटी दी गई, नमकीन दिया गया, बिस्किट दिया गया, बनाना दिया गया, वो किसके अरेंजमेंट था? वो तो संस्था का था। नहीं सुनो ना, एक बात भी होनी चाहिए ना, 50 रुपए की रिफ्रेशमेंट डोनर को दे दी, अब वो बोल रहे 50 to 100 रुपीज आते हैं, है ना। उसमें आपका मेडल भी गया। फ्लेक्स का बोर्ड कितने का बनता होगा? 10 रुपए स्क्वायर फीट मिनिमम। उसके बाद बोर्ड का चार्जेस, लेबर चार्जेस 1200 रुपए का पूरा बोर्ड बनता है, 13 रुपए का मेडल पड़ता है। यहाँ पे आप काउंटिंग कर दिया कितने दिन का, ठीक है। ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट में कम से कम भी ज्यादा नहीं 20 से 25 लोग थे। लंच में हमने 30 से 35 लोगों ने किया। पानी की सेवा आपकी तरफ से, चाय की सेवा आपकी तरफ से, ठीक है। उसके अलावा जो बेड आए वो उसका खर्चा लगा, बेड को भेजा गया उसका खर्चा लगा, तो अब आप बताएं इसमें से चलो इस बार आपका यहाँ पे टैंक की जरूरत पड़ी थी, यहाँ प्रोवाइड होगी, लेकिन कहीं आपने जहाँ पे ब्लड डोनेट किया आपको चेयर टेंट से आती है, टेंट लगता है, सारा कुछ है ना, तो वो सिस्टम तो वही होता है, टीम को ब्रेकफास्ट भी कराना है, टीम को लंच भी करवाना है, तो वो चीजें आपको लगेगी खर्च हुई है या नहीं? राजीव जी यही मैं आगे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो ब्लड बैंक आता है ब्लड लेने के लिए, तो रिफ्रेशमेंट उनकी तरफ से नहीं दी जाती? बिल्कुल रिफ्रेशमेंट उनकी तरफ से होती है। दो सिस्टम होते हैं, कई बार बोले जाते हैं अगर उनकी तरफ से कई बार अरेंज ना हो तो वो बोलते हैं कि संस्था एक बार कर दे, उसके बाद हम कर देते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एड आती है वो कई बार 3-3, 4-4, 6-6 महीने पेमेंट नहीं आती है, तो ब्लड बैंक अपनी तरफ से पे नहीं करता, कहता हमारी सैलरी उतनी है। तो संस्था का सही सिस्टम है, ये नहीं कि संस्था ये करता है यार 15 से 20 दिन तक हमें मैनेज करके दो। तो अब जैसे अगर फाजिलका की टीम आती है तो अपना रिफ्रेशमेंट खुद लेके आती है, तो हमें 50 रुपए क्यों वो देंगे, वो तो वो लेके आए, बाकी का तो मैं जिससे लिए वो उनको देंगे पेमेंट, ठीक है ना। तो ये पेमेंट अगर आपको लगता है कि ये पेमेंट आती है तो ये ब्लड बैंक है यार, ब्लड बैंक सभी को कैंप लगाने का अधिकार है, ठीक है ना। तो आप किसी से सुनने की बजाय इसको प्रैक्टिकल करें, 5 मिनट का कैंप लगा दीजिए, 5 मिनट का आपको पता लगेगा कि आपने कितना खर्च किया है, आपको कितना मिला है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो तो मैं आपके समक्ष हूँ, आपका सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। फिर भी कोई लगे कमी है तो भाई फाजिलका का रहने वाला हूँ, 20 साल से सेवा कर रहे हैं, कहीं भागने वाला नहीं हूँ मैं, है ना। तो बात रही पैसों की, तो यार ये पैसों की सेवा नहीं है, ये एक्चुअल में सेवा है। अगर आपको लगता है कि सिविल अस्पताल में सरकार फ्री बेड लगाकर संस्था को कुछ दे रही है तो भाई साहब ये अधिकार तो अपने आप को भी आप भी तो ले सकते हो। या मेरे माथे पे पंजाब सरकार ने अपनी स्टैंप लगा के भेजा है कि राजीव ने कैंप लगाना है या रामकृपा सेवा संघ नहीं लगाना है, कोई और संस्थाएं भी हैं, फाजिलका की 35 संस्थाएं इस काम में कभी लगना है। तो हमारी टीम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कि आपने देखा कि हमारा मैनेजमेंट का क्या तरीका है, हमारी पूरी टीम टाइम देती है, डोनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर रात को 2 बजे भी कॉल आती है तो हम फोन अटेंड करते हैं। रात को आपको 2 बजे कॉल आ गई, आप नहीं करो, मैं फोन अटेंड करता हूँ, आपके समक्ष है, आप कभी भी 2 बजे ट्राई कर लेना, आपको फोन उठा के मिलूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो मेरे तो मैं जॉब में हूँ, मुझे इस चीज से क्या लेना देना, सेवा कर रहे हैं।
सेवा को सेवा ही रहने दीजिए, इसको पैसों के तराजू में मत तोलिएगा। जिस दिन संस्थाओं ने कैंप लगाना बंद कर दिया, कोरोना जैसा हाल हो जाएगा। 20 वाला मास्क 200 में, 30 वाला सैनिटाइजर 400 में, और जो 250 वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आता है वो 3500 में मिला था ना, तो वही ब्लड की कीमत हो जाएगी। लोगों को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। 1000 जो फीस प्राइवेट की दे रहे हो ना, वो आप 5-5 हजार भी खरीदोगे। दिल्ली में, बड़े शहरों में, लखनऊ में अक्सर खबरों में छपता है ना। तो ये नौबत फाजिलका में मत आने देना। ये सेवा है तो सेवा ही रहने दीजिए। फिर भी आपको लगता है तो ये प्रत्यक्ष आपके सामने ब्लड बैंक है, वहां पे आप जाइए, वहां पे एप्लीकेशन दीजिए, कैंप लगाइए। आपको भी क्या मिलता है प्रमाणित कीजिए, पेपर में दीजिए, मीडिया में दीजिए। आपके पास पूरा अधिकार है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इन चीजों में मत उलझिए कि ये कुछ आता है, मिलता है, लालच में है। अब जो लंगर लगाते हैं उनको कुछ मिलता है क्या? जो जल सेवा करते हैं उनको कुछ मिलता है? वो सिर्फ एक कर्म कमा रहे हैं, सेवा। इस सेवा को सेवा रहने दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना। बहुत अच्छा लगा रणवीर जी आपसे बात करके। थैंक यू, आपने टाइम दिया। एंड अगर पब्लिक की डिमांड रही और क्वेश्चन आए तो हम दोबारा आपको इनवाइट करेंगे। एंड ये टीम गल्ला बाता एंड बब्बर स्वीट्स की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच राजीव जी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और डिटेल में आपके क्वेश्चन के आंसर मिले हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।